मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि किसी सेट ए का एक रिलेशन आर दिया गया है P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। मतलब P1 में भुजाओं की संख्या बराबर P2 में भुजाओं की संख्या। दो त्रिभुज है P1 और P2 और इसमें P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है और पता करना है कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए स्वतुल्य देख लीजिए, ये संबंध स्वतुल्य है कि नहीं है। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हमें देखिए पता है कि P1 रिलेटेड P2 सच दैट P1 में भुजाओं की संख्या P1 की भुजाओं की संख्या बराबर है P2 की भुजाओं की संख्या। देखिए P1 और P2 में रिलेशन इस प्रकार से है कि P1 रिलेटेड P2 सच दैट P1 की भुजाओं की संख्या बराबर है P2 की भुजाओं की संख्या। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज P1 में भुजाओं की संख्या या P1 की भुजाओं की संख्या बराबर होगा P1 की भुजाओं की संख्या। P1 की भुजाओं की संख्या दोनों को इस प्रकार से लिख सकते हैं, P1 की भुजाओं की संख्या बराबर P1 की भुजाओं की संख्या, ऐसा लिखा जा सकता है। देखिए P1 की भुजाओं की संख्या बराबर P2 की भुजाओं की संख्या है, तो लिखा गया है कि P1 रिलेटेड P2 और P1 में भुजाओं की संख्या बराबर P1 में भुजाओं की संख्या, दिस इंप्लाइज P1 रिलेटेड P1। अर्थात जो संबंध P1 का P2 से है वही संबंध P1 का P1 से हो गया। अतः संबंध कैसा होगा? स्वतुल्य। अतः संबंध स्वतुल्य है। इसके बाद में सममित देख लीजिए, दूसरा संबंध सममित। देखिए हमको ये पता है कि P1 रिलेटेड P2 सच दैट P1 की भुजाओं की संख्या बराबर है P2 की भुजाओं की संख्या। ये लिखा है P1 की भुजाओं की संख्या बराबर है P2 की भुजाओं की संख्या, तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि P2 की भुजाओं की संख्या बराबर P1 की भुजाओं की संख्या। ऐसा लिख सकते हैं, जब P1 की भुजाओं की संख्या बराबर P2 की भुजाओं की संख्या, तो इसको लिख सकते हो कि P2 की, दिस इंप्लाइज P2 की भुजाओं की संख्या, P2 की भुजाओं की संख्या बराबर P1 की भुजाओं की संख्या। अब जब P1 की भुजाओं की संख्या बराबर P2 की भुजाओं की संख्या थी तो लिखा गया P1 रिलेटेड P2। जब P2 की भुजाओं की संख्या बराबर P1 की भुजाओं की संख्या हुई तो दिस इंप्लाइज P2 रिलेटेड P1। जो संबंध P1 का P2 से है वही संबंध P2 का P1 से है। अतः संबंध कैसा होगा? सममित होगा। संबंध सममित होगा। आप देख लें संक्रमक है कि नहीं संक्रमक है। अगर संबंध संक्रमक होगा, अगर संबंध संक्रमक भी हो जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। तो देखिए ये दो संबंध सिद्ध हो गए कि ये संबंध स्वतुल्य संबंध है और सममित संबंध है। अब संक्रमक देखें कि संबंध संक्रमक है या नहीं। अब संक्रमक के लिए मान लीजिए P1 रिलेटेड P2 और P2 रिलेटेड P3। मान लिया कि जो संबंध P1 का P2 से है वही संबंध P2 का P3 से है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? P1 रिलेटेड P2 का मतलब P1 की भुजाओं की संख्या
की संख्या बराबर है P2 की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। और P2 रिलेटेड P3 क्या है? यह है P2 की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर है P3 की भुजाओं की संख्या, P3 की भुजाओं की संख्या। अब देखिए P1 की भुजाओं की संख्या बराबर है P2 की भुजाओं की संख्या, और P2 की भुजाओं की संख्या बराबर है P3 की भुजाओं की संख्या। तो दिस इंप्लाइज P1 की भुजाओं की संख्या, P1 की भुजाओं की संख्या बराबर हो जाएगा P3 की भुजाओं की संख्या, P3 की भुजाओं की संख्या। जब P1 की भुजाओं की संख्या बराबर P2 की भुजाओं की संख्या है तो लिखा गया P1 रिलेटेड P2, और जब P1 की भुजाओं की संख्या बराबर P3 की भुजाओं की संख्या है इसको कैसे लिखेंगे? दिस इंप्लाइज P1 रिलेटेड P3। तो देखिए जो संबंध P1 का P2 से है वही संबंध P2 का P3 से है, तब वही संबंध P1 का P3 से आ गया। अतः संबंध कैसा होगा? संक्रमक होगा। अतः संबंध संक्रमक है। और जब कोई संबंध सतुल्य सममित संक्रमक होता है तो ऐसा संबंध क्या होता है? तुल्यता संबंध। लिख देंगे अतः दिया गया संबंध, कौन संबंध दिया गया था? ये वाला। अतः दिया गया संबंध की P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, तो दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमें क्या क्या सिद्ध करना पड़ेगा? सतुल्य सममित संक्रमक। अगर कोई संबंध ये तीनों संबंध है तो ऐसा संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। अब बात करते हैं फलन, फंक्शन। देखिए इसकी डेफिनेशन क्लास 11 में पढ़ी जा चुकी है, फिर से देख लेते हैं कि फलन क्या है। फलन भी एक प्रकार का संबंध होता है, लेकिन शर्त इतनी है कि कोई भी संबंध दो सेट है, ए और बी, तो ए से बी में कोई संबंध दिया गया है, तो यदि कोई संबंध ए से बी में दिया गया है तो वो फलन कब होगा? जब ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में हो, अर्थात ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयवों से संबंधित हो। इसका कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो ए का प्रत्येक अवयव बी से संबंधित हो, और दूसरा ये है कि एक से अधिक अवयव, एक अवयव बी के दो या दो से अधिक अवयवों से संबंधित ना हो। तो देखिए यहां पर तो ए का एक अवयव बी के दो या दो से अधिक अवयवों से संबंधित नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये फलन होगा। ध्यान रखिए इसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित है, तो इसका मतलब ये ए से बी में एक फलन है। लेकिन अगर ऐसा ये होता, यहाँ पे 1 2 3 होता और ये 4 5 6 7 होता, और इसको हम ऐसे लिख दें, ऐसे 2, 4, 2, 5, और बाकी 1 का संबंध 6 से कर दें, 3 का 7 से कर दें, तो देखिए इसमें ए का एक ही अवयव बी के दो अवयवों से संबंधित है। ए का एक अवयव बी के दो अवयवों से संबंधित है, तो ये फलन नहीं होगा। ये संबंध तो होगा, संबंध है, लेकिन ये फलन नहीं होगा। कोई भी संबंध फलन तब होगा जब ए का कोई भी अवयव न छूटे। और भी देख लीजिए, अगर ऐसा है कहीं ABCD और इधर है PQR, ये इससे संबंधित, ये इससे संबंधित, ये इससे संबंधित, और यहाँ पे देखिए ए का अवयव छूट गया, ये ए है ये बी है, यहाँ पे ए का अवयव एक छूट गया, तब भी ये संबंध फलन नहीं होगा। ये संबंध तो है, लेकिन ये संबंध एक फलन नहीं होगा। फलन के लिए होना क्या चाहिए कि जो ए के अवयव हैं वो सभी अवयव बी से संबंधित हों, और दूसरी शर्त ये है कि ए का एक ही अवयव बी के दो या दो से अधिक अवयवों से संबंधित न हो, तब ऐसा संबंध फलन कहलाता है।
और देखिए अगर फलन ए से बी में दिया गया है तो ए के अवयव कहलाते हैं डोमेन, ए के अवयव कहलाएंगे डोमेन और बी के अवयव कहलाते हैं कोडोमेन। कोडोमेन मतलब इसको कहते हैं प्रांत और इसको बोलते हैं सहप्रांत, सहप्रांत। और अगर इसका हम संबंध देखें तो ये 1,4 लिखा है, 2,5 लिखा है, 3,5 लिखा है और इतना। तो ये एक फंक्शन दिया गया है, एक रिलेशन दिया गया है और ये रिलेशन फंक्शन भी है। कहने का मतलब इसको जो x के अवयव है वो कहलाते हैं डोमेन। तो x के कोई भी अवयव एक जैसे नहीं होने चाहिए। फलन में x के कोई भी दो अवयव एक जैसे नहीं होने चाहिए। y के दो अवयव एक जैसे हो सकते हैं, y के अवयव एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन x का कोई भी दो अवयव एक जैसे न हो। तो देखिए ये फलन है और इस फलन में जो x के मान है वो कहलाते हैं डोमेन और जो y के जो मान इससे संबंधित हैं उनको कहते हैं परिसर या रेंज। यहां पे परिसर हो जाएगा 4,5। देखिए परिसर जो है सहप्रांत के ही अवयव होते हैं, परिसर जो है सहप्रांत के ही अवयव होंगे, लेकिन परिसर जो है सहप्रांत से कम भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। परिसर के अवयव सहप्रांत से ज्यादा हो ही नहीं सकते और न परिसर के अवयव क्या होंगे सहप्रांत के बराबर या उससे कम भी हो सकते। तो किसी के पास समझिए जो ए के अवयव होंगे वो क्या कहलाएंगे डोमेन और जो बी के अवयव होंगे वो क्या कहलाएंगे कोडोमेन। लेकिन रेंज क्या होगी, बी के वे अवयव जो ए से संबंधित होंगे वो कहलाएंगे रेंज या परिसर। तो परिसर या रेंज इसका हो जाएगा 4,5 क्योंकि 4 और 5 संबंधित है। और इसका अगर हम कोडोमेन देखें तो कोडोमेन इसका हो जाएगा 4, 5, 6, 7 इसका कोडोमेन होगा। और इसका डोमेन 1, 2, 3। डोमेन क्या होते हैं ए के अवयव। अगर ए से बी में एक संबंध दिया गया हो तो डोमेन होंगे ए के अवयव और कोडोमेन बी के अवयव। और परिसर क्या होगा, बी के वे अवयव जो ए के अवयवों से संबंधित हैं। तो बी के जो अवयव ए के अवयव से संबंधित होते हैं वो परिसर कहलाते हैं। तो चूंकि हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि फलन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो समझ लीजिए यहाँ पे हम फलन के प्रकार पढ़ेंगे। तो फलन का पहला प्रकार है 1-1 एकैकी फलन। देखिए फलन भी उसको बोलते हैं, उसे प्रतिचित्रण भी बोलते हैं। फंक्शन और मैपिंग एक ही बात होती है। फंक्शन भी कह सकते हैं और प्रतिचित्रण भी कह सकते हैं, मैपिंग भी कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फलन के प्रकार में पहला है एकैकी फलन। एकैकी फलन मतलब 1-1 फंक्शन, इसको बोला जाता है 1-1 फंक्शन। ये क्या होता है, नाम से पता चलता है 1-1 फंक्शन। 1-1 मैपिंग भी बोलते हैं इसको, 1-1 मैपिंग भी कहते हैं और 1-1 फंक्शन भी कहते हैं। 1-1 फंक्शन कब होता है, जब डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से संबंधित होता है। अर्थात डोमेन, प्रत्येक डोमेन का जो इमेज होता है वो यूनिक होता है। प्रत्येक डोमेन का इमेज यूनिक हो, अर्थात जब डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से संबंधित होता है या अलग अलग अवयवों से संबंधित होता है तो ऐसा प्रतिचित्रण या ऐसा फलन एकैकी फलन कहलाता है। मतलब जब डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से संबंधित हो तो
ऐसा फलन एकैकी फलन कहलाता है, एकैकी फलन कहलाता है। समझ लीजिए, देखिए मान लिया एक फलन ए से बी में दिया गया है, ए के अवयव है ए बी सी और इसके हैं पी क्यू आर एस। जब इसका एक अवयव इसके एक अवयव से ही संबंधित हो, इस प्रकार से इसका एक अवयव इसके दो, मतलब इसका एक अवयव इसके अधिक अवयव से संबंधित ना हो, इसका एक अवयव इसके एक ही अवयव से संबंधित हो, मतलब डोमेन का एक अवयव को डोमेन के एक अवयव से संबंधित हो, या को डोमेन का एक अवयव डोमेन के एक ही अवयव से संबंधित हो। ठीक, तो ऐसा संबंध कहलाता है, एक ऐसा फलन कहलाता है एकैकी फलन। अब इसमें देखिए ये वाला छूटना नहीं चाहिए। एकैकी फलन को सिद्ध करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, अगर fx1 बराबर fx2 हो, यदि fx1 बराबर fx2 हो तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। अगर fx1 बराबर fx2 हो तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। तो ऐसा फलन क्या कहलाता है, एकैकी। जैसे मान लिया कोई फलन fx बराबर है 2x और फलन किससे दिया गया है, f such that n to n, n से n में एक फलन इस प्रकार से है कि fx इक्वल टू है 2x। तो पता करना है कि ये फलन एकैकी फलन है कि नहीं है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, fx दिया गया तो पहले हम क्या निकालेंगे, fx1 हो जाएगा 2x1, फिर निकालेंगे fx2 हो जाएगा 2x। जब fx1 fx2 निकाल लें तब हम अपने आप से fx1 बराबर fx2 करेंगे और fx1 बराबर fx2 करने पर यदि x1 बराबर x2 आ जाए तो फलन एकैकी होगा। fx1 बराबर fx2 करेंगे तो यहां से आएगा 2x1 बराबर 2x2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो अतः फलन कैसा हो गया, अतः फलन एकैकी है, एकैकी है। एकैकी फलन सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, जो फलन दिया जाए तो उससे हम fx1 निकाल लेंगे, fx2 निकाल लेंगे, fx1 बराबर fx2 करने पर यदि x1 बराबर x2 आता है तो फलन एकैकी होगा। अगला फलन है आच्छादक फलन, आंटू फंक्शन। अब आंटू फंक्शन क्या होता है कि कोई भी फलन अगर दिया गया a से b में कोई फलन आच्छादक तब कहलाता है यदि फलन के अंतर्गत, कोई फलन है, यदि फलन के अंतर्गत b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो या किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया ये a है और ये b है, इसके अवयव a b c और इसके अवयव p q r s। ये तो कन्फर्म है कि a का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, a का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। अगर a का कोई भी अवयव छूट जाता है तो ये फलन ही नहीं होगा। और इसके साथ साथ इसमें ये भी कहा गया है कि b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, देखिए a का संबंध p से, b का संबंध q से, और यहाँ पे d लिख लीजिए, c का संबंध r से, और d का संबंध किसी से कर सकते हो, d यहाँ पे s का तो d का संबंध s से। तो ध्यान दीजिए इधर, इसमें b का प्रत्येक अवयव इन अवयवों से संबंधित है। इसमें b का अवयव कोई भी अवयव छूटा नहीं है। इसका मतलब इसमें जो सहप्रांत है और रेंज है दोनों बराबर होंगे। मतलब आच्छादक के लिए जो कोडोमेन होता है वो रेंज के बराबर होगा। आच्छादक फलन के लिए सहप्रांत बराबर होगा परिसर। देखिए सहप्रांत इसमें क्या है, PQRS, और इसका परिसर भी होगा PQRS, क्योंकि आच्छादक फलन के लिए b का प्रत्येक अवयव
ए के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। ठीक, अगर बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव से संबंधित है तो ऐसा फलन आच्छादक कहलाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए अगर इस फलन को देखा जाए तो ये एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। देखो इसमें एक अवयव का प्रतिबिंब एक ही है और दूसरा देखिए एक अवयव का प्रतिबिंब एक और दूसरा ये कि बी का कोई भी अवयव छूटा नहीं है, अर्थात बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब भी है। बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, अर्थात ए के किसी न किसी अवयव से संबंधित भी है और तथा बी का कोई भी अवयव छूटा नहीं है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, और ए का एक अवयव बी के एक अवयव से ही संबंधित है। एक तो ये एकाएकी भी हो गया और साथ में आच्छादक भी हो गया। अगर यहां पे ये डी न होता और एस छूट जाता तो ये एकाएकी तो था लेकिन आच्छादक नहीं था। आच्छादक कब होगा, जब इसके भी सभी अवयव इसके किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, और फलन तब होगा जब इसके सभी अवयव इससे संबंधित हो। तो यहाँ पे अगर हम डी लिख दें और यहाँ बेस रख दें तो इसको संबंधित कर दें तो ऐसा फलन क्या कहलाएगा, आच्छादक। इस प्रकार से भी हो सकता है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे 5 6, 1 2 5 से संबंधित, 2 5 से संबंधित, 3 6 से संबंधित और 4 6 से संबंधित। तो यहाँ पे भी देखिए इसका प्रत्येक अवयव इसके किसी न किसी अवयव से संबंधित है, तो ये फलन भी आच्छादक है। देखिए एकाएकी नहीं भाई। इसका देखिए इसका जो सह प्रांत है बी के अवयव, सह प्रांत इसका 5, 6 है, इसका परिसर भी 5, 6 क्योंकि 5, 6 संबंधित है किसी न किसी से। तो ऐसा फलन क्या कहलाता, आच्छादक। और अगर ये एक अवयव एक से ही संबंधित होता तो एकाएकी भी होता। तो ऐसे फलन जो एकाएकी भी होते हैं आच्छादक भी होते हैं तो उनको कहा जाता है एकाएकी आच्छादक। 1 1 और 2 फंक्शन, मतलब दोनों जब होते हैं एकाएकी भी हो आच्छादक भी हो तो कहलाता है एकाएकी आच्छादक। जैसे ये वाला हो, इसमें ये एकाएकी भी है, एक अवयव से ही संबंधित है और दूसरा इसका प्रत्येक अवयव इसके किसी न किसी अवयव से संबंधित भी है। तो ये फलन कैसा हो गया, एकाएकी भी है और आच्छादक भी। तो आच्छादक फलन के लिए शर्त ये हुई कि जो सहप्रांत होगा वो परिसर के बराबर होगा। ठीक, सहप्रांत और परिसर दोनों अगर बराबर हैं तो फलन कैसा होगा, आच्छादक फलन होगा। अब देखिए फलन कोई आच्छादक है, हम कैसे सिद्ध करेंगे कि कोई फलन दिया जाए और वो आच्छादक है। इसे मान लिया क्रमिक युग में कोई फलन दिया गया तब तो आसानी से सिद्ध कर लेंगे आच्छादक। बाकी इस प्रकार से कोई फलन दिया गया, f कोई फलन दिया गया है n2 या fr2r, रियल नंबर से रियल नंबर में एक फलन दिया गया है। तो ये क्या है, ये डोमेन है और ये क्या कहलाता है, कोडोमेन। ये डोमेन ये कोडोमेन। तो इससे इसमें एक फलन इस प्रकार से है कि fx बराबर है 2x। तो क्या ये आच्छादक होगा, तो इसके लिए ध्यान दीजिए। आच्छादक सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, fx को y मान लेते हैं, fx को y मान लेते हैं और फिर x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं। fx को हमने y माना तो y बराबर क्या होगा 2x, और फिर x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा y बटे 2। तो क्या देखते हैं, क्या ये वाला x जो है इसमें बिलोंग करता है रियल नंबर ही तो है। ये क्या है, बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r है। अब फिर क्या करते हैं कि x का मान फलन में रख देते हैं और फिर अगर fx बराबर y आ जाता है तो फलन आच्छादक हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे y.2 रख दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, fx बराबर 2 इंटू y.2 2 कैंसिल हो जाएगा, fx बराबर y। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा कि फलन आच्छादक है। आच्छादक फलन सिद्ध करने के लिए फिर से एक बात समझिए क्या करेंगे। इसे मान लिया कोई फलन r से r में दिया गया और वो फलन fx बराबर 2x है। इतना दिया जाएगा कि फलन fx बराबर 2x और इससे r से r। तो क्या करते हैं, fx को y मान देते हैं। ध्यान दीजिए, पहले क्या किया, fx को y माना, फिर x का मान y के पदों में ज्ञात किया, x का मान y के पदों में। और जो x का मान हमने ज्ञात किया है क्या वो डोमेन में है, x का मान y बटे 2 दिया और y बटे 2 क्या होगा, रियल नंबर होगा।
और क्या रियल नंबर, ये डोमेन क्या है हमारा, रियल नंबर। अगर यहाँ पे n होता तो ऐसा नहीं होता, नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक। लेकिन ये रियल नंबर तो है, वास्तविक संख्या है, तो इसका मतलब x बिलोंग टू r है। और तब क्या करते हैं, जब x का मान y के पदों में पता चल जाए तब x का फिलहाल x बिलोंग टू ये होना चाहिए, फलन जो डोमेन से कोडोमेन में जो फलन दिया गया है तो x इस डोमेन में होना चाहिए। और जब x डोमेन में है फिर x का मान फलन में रखते हैं, तब अगर fx बराबर y आ जाता है तो फलन कैसा हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। तो fx बराबर y आ गया तो फलन ऐसा क्या होगा, आच्छादक होगा। देखिए कोई फलन ए से बी में अंताक्षेपी कब होता है, जब परिसर जो है सहप्रांत का उपसमुच्चय हो। यदि परिसर जो है सहप्रांत का उपसमुच्चय है तो ऐसा फलन कहलाता है अंताक्षेपी। इसका मतलब जो फलन अंताक्षेपी है वो आच्छादक नहीं हो सकता, या जो फलन आच्छादक है वो अंताक्षेपी नहीं हो सकता। जैसे मान लिया एक फलन ए, एक सेट ए दिया गया, दूसरा सेट बी दिया गया है। ए है 1 2 3, यह 4 5 6 7 8, 1 का संबंध 4 से है, 2 का संबंध 5 से है, और यहाँ पे 6 7 6 का संबंध 3 से है, 6 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 5 से है। तो देखिए इसमें 7 बच गया। अगर इसका हम परिसर देखें तो इसका परिसर आएगा 4 5 6, और इसका रेंज क्या, इसका सहप्रांत क्या होगा 4 5 6 7। परिसर इसका है, परिसर जो अवयव संबंधित होते हैं बी के वे परिसर होंगे। परिसर इसका होगा 4 5 6, और इसका जो परिसर दिया गया इतना, और सहप्रांत नकोडोमेन सहप्रांत इसका है 4 5 6 7। अब देखिए इसमें परिसर जो है सहप्रांत का उपसमुच्चय है। यहाँ पर